आजकल एक प्रचलन है, अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चे को करियर चुनने के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए। उनको जो करना है वो उन्हें करने देना चाहिए। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि बच्चा जो करना चाहता है उसे वो करने देना चाहिए, लेकिन माँ बाप की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, माँ बाप का भी अपना एक रोल होता है। बच्चा जब अपने करियर का डिसीजन लेता है तो वो भावनाओं में बह के लेता है। कई बार वो नहीं समझ पाता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसे यह समझाने में मदद करता है माँ बाप का वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस जिससे होकर वो गुजरे हैं। तो एक पेरेंट्स के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा एक सही डिसीजन ले। अपने भविष्य का चुनाव जब वो कर रहा हो तो बहुत सारे पहलुओं पे वो सोचे और उसके बाद वो डिसीजन ले कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। निश्चय ही अंतिम डिसीजन बच्चे का ही होना चाहिए, जो उसके लिए सूट हो, उसके टेम्परामेंट के हिसाब से हो, उसके पसंद नापसंद के हिसाब से हो। लेकिन जब माँ बाप का अनुभव उसमें मिल जाता है तो डिसीजन जो होता है वो काफ़ी हद तक सही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना आज के इस वीडियो में बात करूंगी कि एक पेरेंट्स के रूप में आपको अपने बच्चे की मदद किस तरीके से करनी चाहिए उनका ड्रीम करियर चुनने के लिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको यहाँ पे अपनी लाइक, अपनी पसंद का और अपनी ज़रूरत का कंटेंट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक पेरेंट के रूप में आप अपने बच्चे की मदद किस तरीके से कर सकते हैं। मोटा मोटी बच्चे दो तरह के होते हैं, एक जो एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, और एक बच्चे होते हैं जो कि किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे नहीं होते। अब जो बच्चे अच्छे होते हैं वो अपने लिए करियर का चुनाव कर सकते हैं, और वो जो भी निर्णय लेते हैं उसमें वो काफ़ी बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं, वो अपना 100% उसमें देते हैं और वो काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं। लेकिन जो बच्चे उतने अच्छे नहीं होते वो काफ़ी डीमोटिवेटेड होते हैं और वो अपने लिए करियर का चुनाव नहीं कर पाते, और वहाँ पे पेरेंट्स का रोल काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जो बच्चे अच्छे होते हैं और जो खुद से डिसीजन ले पाते हैं वहाँ भी पेरेंट्स का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये दोनों ही तरह के बच्चे, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, एक माँ बाप का ही दो बच्चे हैं तो बिल्कुल दो तरीके के होते हैं, तो दोनों के साथ आप एक तरीके से डील नहीं कर सकते। दोनों को उनके ही टेम्परामेंट के हिसाब से, उनकी पसंद नापसंद, उनके स्वभाव के हिसाब से ही आपको उनके साथ डील करना पड़ता है। अब आप किस तरीके से डील करें इस बात को, अब मैं कोई आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को किया। हो सकता है उससे आपको कुछ रास्ता दिखे और कुछ मदद मिल पाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने किया वही आपको करना है, क्योंकि मैंने कहा कि हर एक बच्चा अलग होता है। मेरा बच्चा अलग है, आपका बच्चा अलग है, तो मैंने जो किया वही आप भी करें और वही आपके बच्चे पे भी लागू हो, ये ज़रूरी नहीं। तो चलिए मैं अपने अनुभव के आधार पे बताती हूँ कि एक पेरेंट्स के रूप में मैंने कैसे अपने बच्चों की मदद की एक उनका करियर चुनने में, या फिर कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी ये प्रोसेस मेरा चल रहा है। मेरी दो बेटियां हैं। जो मेरी बड़ी बेटी है वो एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में बहुत अच्छी है, और उसने बड़ी आसानी से उसने एक डिसीजन भी लिया कि हाँ उसको क्या करना है फ्यूचर के लिए। मेरी जो दूसरी बेटी है वो एकेडमिक्स में उतनी अच्छी नहीं थी, वो काफ़ी डरी सी, सहमी सी, और बहुत कुछ मोटिवेटेड नहीं, बहुत डीमोटिवेटेड रहती थी। बस स्कूल जाना आना, और ना किसी चीज़ में बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना, ना उसका पढ़ाई में मन लगता था, ना वो अच्छे मार्क्स ला पाती थी। तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट तरह की सिचुएशन मेरे घर में थे। अब जब मेरी बड़ी बेटी का 12th हुआ तो उसने बोला, मतलब जब 11th में गई तो उसने बोला कि उसको इंजीनियरिंग करना है और उसको कोचिंग ज्वाइन करना है। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उससे बात करना शुरू किया कि आखिर उसको इंजीनियरिंग क्यों करना है, उसका आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसको कोचिंग क्यों ज्वाइन करना है। तो जब मैंने उससे कंटिन्यूअस बातें की तो मुझे समझ में आया कि वो कोचिंग इसलिए ज्वाइन करना चाह रही थी क्योंकि उसके बाकी जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो किसी न किसी कोचिंग में वो जा रहे थे। दूसरा, वो आगे चलकर इंजीनियरिंग का जॉब नहीं करना चाहती थी बल्कि किसी रिसर्च फील्ड में जाना चाहती थी। तब मैंने उसको समझाया कि अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों जाना, फिर तो आप किसी अच्छे कॉलेज में जाइए, किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए और साइंस में आप ग्रेजुएशन कीजिए, क्योंकि जिस साइंस का जिस सब्जेक्ट में आपको, जैसे उसको फिजिक्स पसंद था तो आपको फिजिक्स में ऑनर्स करना चाहिए। लेकिन उसने जिद पकड़ के मतलब बैठ गई कि नहीं, उसको इंजीनियरिंग ही करना है।
तो कई बार क्या होता है कि एक पेरेंट्स के रूप में आपको बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो उनको लगता है कि हम उन्हें जज कर रहे हैं, या कि शायद हम पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, 10 तरह की बातें होती हैं जो उनको लगता है कि इस वजह से पेरेंट्स का जो डिसीजन है वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो फिर मैंने कुछ लोगों की मदद ली जिन्हें मुझे लगता था कि जो उसको अच्छे से जानते थे। जैसे मेरा भाई था, मैं वो उसको अच्छे से जानता था, बचपन से उसने देखा था, और उसको वो काफ़ी रिस्पेक्ट भी करती थी अपने मामा की। तो मैंने उसको बोला कि तुम इसको समझाओ कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर उसने भी उसको समझाया। फिर हमने मिलकर एक डिसीजन लिया कि 12th कीजिए आप, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होता है वो 12th के उसका सिलेबस 12th होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, CUET हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो उसका जो सिलेबस मोरलेस 12th का जो NCERT होता है 11th-12th का वही होता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप 11th-12th के NCERT को बिल्कुल अच्छे से समझें, उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि तुम कोचिंग करना है ठीक है, इंजीनियरिंग करना है ठीक है, करना तुम, बट मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो 11th-12th आपको अच्छे से करना है, NCERT के सारे जितने भी आपके सिलेबस है उसको अच्छे से थॉरोली आपको कंप्लीट करनी है। दूसरा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज निकालना है, क्योंकि जब हम एक पेरेंट्स के रूप में अगर हम अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं तो हमारा ये अधिकार बनता है कि हम बच्चों के सामने कुछ शर्त रखें। और मैंने उसके सामने ये शर्त रखा कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज निकालना होगा। मैं ये नहीं बोलती कि तुम IIT निकालो, लेकिन आपको कोई भी किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से ही आपको, क्योंकि मैं प्राइवेट में आपको नहीं पढ़ाऊँगी। स्कूलिंग मैंने अच्छे से कराया, आपने जो चाहा सब कुछ मैंने दिया, लेकिन आगे कोचिंग करना है वो भी मैं कराऊंगी। तो 2 शर्तें थी कि एक तो 11th-12th को आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने सारे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद आप, क्योंकि जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो फिर एक कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसकी अपनी एक ट्रिक होती है, अपना एक स्ट्रेटजी होती है जो कोचिंग में सिखाया जाता है। तो आप 12th के बाद उस 6 महीने के लिए आप कोई भी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए। और क्योंकि आज की डेट में काफ़ी शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, तो वो आप करके आराम से आप तैयारी कर सकते हैं और 1 साल का आप ब्रेक लेके किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से उसकी पढ़ाई शुरू हुई। कुछ दिन बाद हमें पता चला, कुछ महीनों बाद, कि उसको इंजीनियरिंग करना ही नहीं है। अब आप ये सोचिए कि अगर उस वक्त मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, क्योंकि अगर मैंने उससे बात नहीं की होती, उसकी चीज़ों को, उसकी मेंटालिटी को समझने की कोशिश नहीं की होती, तो मैंने उसको कोचिंग में डाल दिया होता। और लास्ट में क्या होता, या तो वो मजबूरन, क्योंकि आप कोचिंग आप कर रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग करना ही है, तो वो अपने लिए गलत डिसीजन ले लेती, जबकि उसको उस रास्ते पे जाना ही नहीं था। मैंने ये डिसीजन लिया। अब आपका बच्चा किस तरीके का है वो आपको बेहतर पता होगा। जब उससे आप बात करेंगे, उससे आप सवाल जवाब करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उसका लाइफ का मकसद क्या है, वो लाइफ में जाना कहाँ चाहता है। तो इस तरीके से हमने उसके लिए एक डिसीजन लिया, और आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स में ऑनर्स कर रही है। और आगे भी उसके जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, क्योंकि आगे मास्टर्स करना है तो कहाँ से करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, फिर आगे स्कॉलरशिप लेके बाहर जाना है, क्योंकि आपको रिसर्च के लिए तो बाहर अगर आप जाते हैं तो आपका एक बेहतर भविष्य होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी इन द प्रोसेस है। अब मैं दूसरी बेटी पे आती हूँ। वो एकेडमिक्स में उतनी अच्छी नहीं थी, काफ़ी डरी सी, सहमी सी रहती थी, काफ़ी डिमोटिवेटेड, किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं लेना। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटी क्लास में होते हैं, तो स्कूल की भी ये जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी होती है, और एक पेरेंट्स के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें कि वो अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि उनका इंटरेस्ट किस दिशा में है, वो उनका नेचुरल टैलेंट किस दिशा में है। तो मैंने छोटी वाली को म्यूजिक में डाला, डांस में डाला, ड्राइंग में डाला, पेंटिंग, मतलब हर चीज़ में मैंने डाल के देख लिया। किसी भी चीज़ में वो अच्छा नहीं कर रही थी, और 2 से 3 महीने में वो चीज़ें छोड़ दे रही थी। स्कूल में भी कोई भी कंपटीशन होता था, किसी में भी हिस्सा नहीं लेती थी। और इसी तरीके से उसका पूरा स्कूलिंग कैरियर, मतलब लगभग 4-5 साल उसका इसी तरीके से चला। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वजह क्या है, वो इस तरीके से क्यों कर रही है। वो जबकि वो ऐसा नहीं था वो पढ़ती नहीं थी, पढ़ती थी। वो जो बाकी किताबें होती थी वो काफ़ी पढ़ती थी, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को किताबें खरीद के देती थी। जब भी PTM में जाती थी, जब उनका बर्थडे होता था, या कभी भी मार्केट गए, तो हमेशा उनके लिए किताबें आती थी। और मेरे घर में बच्चों के लिए काफ़ी किताबें रहती थी, तो वो सारी किताबें वो पढ़ती थी। तो ये तो नहीं था कि वो पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन वो स्कूल में नहीं पढ़ना चाह रही थी, वो अपनी कोर्स की चीज़ों को नहीं पढ़ना चाह रही थी। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है।
जैसा कि मैंने कहा ना कि हर बच्चा अलग होता है। अब जैसे मैं अपनी बड़ी बेटी को अगर कुछ बोलती हूँ तुम ये नहीं कर सकती, उससे अगर कुछ करवाना हो तो बोल दो कि तुम ये नहीं कर सकती, तो मैं नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊंगी, उसका ये एक एटीट्यूड होता था। छोटी वाली को अगर मैं उसको बोल दूँ कि तुम ये नहीं कर सकती, तो अच्छा मैं नहीं कर सकती, शायद मैं नहीं कर सकती। अगर वो कर भी सकती, उसके करने की इच्छा भी होती, फिर भी वो नहीं करती, वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाती। तो उसके साथ मुझे अलग तरीके से डील करना पड़ता था। फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसको मोटिवेट करना, उसको हमेशा उसकी तारीफ़ करना, उसको ये कहना कि तुम कर सकती हो। वो नहीं भी, मुझे पता है कि उसमें वो कमियां हैं, फिर भी उसको हमेशा मोटिवेट करते रहना कि तुम ये कर सकते हो, करके तो देखो, तुम ज़रूर करोगी। और इस तरीके से फिर वो, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा था कि जो भी टीचर उसको उसकी तारीफ़ करता था, जो भी टीचर उसको मोटिवेट करता था, उस सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा करती थी। और जो भी टीचर उसके लिए थोड़ा सा भी गलत बोलता था, वो उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहती थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को समझा। और फिर 10th का बोर्ड हुआ, बोर्ड का रिज़ल्ट आया और उसमें उसके अच्छे, जैसा कि क्योंकि एकेडमिक्स में वो अच्छी थी नहीं तो उसके अच्छे मार्क्स आए नहीं, लेकिन उसकी ज़िद उसने पकड़ ली, क्योंकि 10th में जाकर वो पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी सीरियस हो गई और उसको लग रहा था कि एक बड़ी बहन से कंपटीशन भी था कि मुझे उससे बेहतर करना है या फिर एटलीस्ट उसके लेवल तक जाना है, तो मुझे साइंस करना है, क्योंकि बड़ी बहन साइंस करे तो उसको भी साइंस करना है। लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे साइंस में, तो मैंने बोला नहीं, तुम्हें साइंस नहीं करना, तुम ह्यूमैनिटीज़ में लो। लेकिन जिद पे अड़ गई, रोना धोना सब कुछ चला। फिर स्कूल में उसको साइंस नहीं मिला क्योंकि मार्क्स नहीं थे, तो स्कूल चेंज कर दो, किसी और स्कूल में मैं जाऊँगी। लेकिन मैंने वहाँ पे बोल दिया कि नहीं, क्योंकि आपका साइंस अच्छा नहीं है तो आपको साइंस में नहीं जाना है। क्योंकि साइंस जो होता है ना, 11th 12th का साइंस इतना ईजी नहीं होता। आर्ट्स में आप कहीं से भी शुरू करके अच्छा कर सकते हो, लेकिन साइंस में अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आप 11th 12th में जाकर अब उस चीज़ को कंप्लीट करना बहुत, मैं ये नहीं कहती कि नहीं कर पाएगा, बच्चा कर पाएगा, लेकिन वो उस लेवल का वो डेडिकेशन होना चाहिए। और एक पेरेंट्स के रूप में हमें पता होता है कि हमारे बच्चे में कितना डेडिकेशन है या फिर हमारा बच्चा कितना मेहनत कर सकता है, वो हमें पता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक पेरेंट्स के रूप में हमें बच्चे की खूबी तो पता होती है, लेकिन उनकी कमियों को हम एक्सेप्ट करने से डरते हैं। और जब तक हम उनकी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनकी कमियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनकी कमियों पे वर्क कैसे करेंगे। तो मुझे अपनी दोनों ही बच्चों की कमियों को पता था। भले ही उनकी खूबी को मैं एक बार के लिए नज़रअंदाज भी कर दूं, लेकिन उनकी कमियों को मैं कभी नज़रअंदाज नहीं करती थी। और उनकी कमियों पे हमेशा मैं वर्क करने की कोशिश करती थी और उसको पॉइंट आउट करती थी उनकी नज़र में कि तुम्हारे में ये कमी है। तो मुझे पता था कि वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर सकती है कि वो साइंस में अच्छा कर पाए। खैर, आगे यही हुआ, डिसीजन हुआ कि क्योंकि साइंस मिल भी नहीं रहा था, स्कूल चेंज करना नहीं था, तो ह्यूमैनिटीज़ में हो गई। उसके बाद जब ह्यूमैनिटीज़ में हो गई तो उसको चीज़ें समझ में आ रही थी। वो एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा करने लगी, सारे टीचर्स उसके फेवरेट हो गए, वो स्पोर्ट्स में अच्छा करने लगी, अलग अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने लगी। क्योंकि बच्चा जब एकेडमिक्स में अच्छा करता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है, फिर वो बाकी चीज़ों में भी अच्छा करने लगता है। क्योंकि हर तरफ से उसकी तारीफ़ होती है ना, तो उन्हें अच्छा लगता है और वो तारीफ़ उन्हें मोटिवेट करता है। पहले जो मेरी बेटी कभी मेरे साथ पीटीएम में नहीं जाना चाहती थी, अब मुझे बोलती है कि वो खुद पहले तैयार होकर बैठी रहती है कि मम्मी पीटीएम में चलना है, और हम साथ में पीटीएम में जाते हैं। उसके हर एक टीचर से मिलते हैं और हर एक टीचर उसकी बहुत तारीफ़ करती है। और मतलब आज वो बहुत अच्छा कर रही है। वही बेटी जो मेरी डरी सहमी सी रहती थी, एक डिमोटिवेटेड रहती थी, आज काफ़ी मोटिवेटेड है। तो ये समझने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, और ये मैं तभी समझ पाई जब मैं उसके साथ काफ़ी मैंने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मुझे ये चीज़ें समझ में आई थी। अब वो 12th के बाद उसको क्या करना है, तो वो भी मैंने कुछ चीज़ों को उसके टेम्परामेंट के हिसाब से, उसके जो स्किल्स है उसके हिसाब से मैंने कुछ फील्ड शॉर्ट लिस्ट किए कि तुम्हें इसमें जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं होते, उसमें पेरेंट्स को हेल्प करनी पड़ती है। तो उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब पेरेंट्स कुछ समझाते हैं ना बच्चे को, तो बच्चे को ये लगता है कि पेरेंट्स उन्हें जज कर रहे हैं, पेरेंट्स मतलब उन्हें समझ नहीं रहे हैं। तो 10 तरह की बातें उनके अंदर एक शक की नज़र से वो पेरेंट्स को देखते हैं। तो मैंने प्रोफेशनल की मदद ली, उसकी करियर काउंसलिंग करवाई। तो करियर काउंसलर ने भी वही चीज़ें बताई जो मैंने बताई थी। फिर ये डिसीजन हो गया कि हाँ, ये चीज़ें आपको करनी है। तो अब ये है कि हाँ, हमने 3-4 बैठ के 2-3 महीने में हम पूरी तरह रोज़ बैठते थे, उस पर डिस्कशन करके हमने 3-4 चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, और जिसका वो फॉर्म भर रही है और अगले साल उन सब सारी चीज़ों को वो का एग्ज़ाम देगी, और जहाँ भी उसका हो जाएगा वहाँ पे वो फिर जाएगी।
तो ये मैंने इस तरीके से अपने बच्चों की मदद की, उनके लिए एक करियर के चुनाव करने बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि एक पेरेंट के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चे सही डिसीजन ले अपने, जब भी वो अपने करियर का चुनाव करें तो किसी भी इमोशन में आकर वो अपने करियर का चुनाव ना करें, क्योंकि उन्होंने अभी ज़िंदगी की शुरुआत की है। आप उस दौर से निकल चुके हो, आपके पास बहुत सारे अनुभव है। किस डिसीजन से, कौन सा डिसीजन लेने से क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये आप जान रहे हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को झेला है। तो एक पेरेंट के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे को सही तरीके से गाइड करें, और हम गाइड तभी कर पाएंगे जब उन्हें हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप उन्हें अच्छे से समझिए, और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए, वो क्यों और डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। जब ये सब चीज़ें, इस प्रोसेस में आपको लगभग 2 से 3 वर्ष लग जाएंगे। और अगर बच्चा आपके साथ ओपन अप नहीं है, तो अगर बच्चा आपके साथ ओपन है, आपके से हर चीज़ डिस्कस कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको सिर्फ एक गाइड करने की ज़रूरत है। लेकिन जब बच्चा ओपन नहीं होता है तो वहाँ पे हमारे चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। जैसा कि मेरी छोटी बेटी के संदर्भ में मुझे काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा। और इस तरीके से आपको अपने बच्चे के साथ एक टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, उनसे बातें करना बहुत ज़रूरी है, और उनके डिसीजन मेकिंग में एक पार्टनर के रूप में आपको पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर चीज़ उन पे नहीं थोप सकते। हाँ, आप अपने सपनों का बोझ उनके ऊपर मत डालिए, लेकिन अपने अनुभव का इसको इस्तेमाल करते हुए इन्हें सही तरीके से आप गाइड तो ज़रूर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जो भी इस वीडियो में बताया वो मैं अपनी लाइफ में उस चीज़ को कर रही हूँ, क्योंकि एक पेरेंट के रूप में मेरे जो चैलेंजेस थे, मुझे लगता है कि अधिकांश पेरेंट्स के वो चैलेंजेस हैं। तो मैंने अपना अनुभव आप लोगों को बताया, आप लोग अपना अनुभव हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। हो सकता है कि आप जो भी बताएंगे उससे किसी और पेरेंट्स को भी मदद मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और पेरेंटिंग पे और भी बहुत सारी बातें होंगी जो मेरे अनुभव, मेरे चैलेंजेस जो मैंने फेस किए उसके ऊपर बेस्ड होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।